हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम मिट्टियाँ और काली मिट्टी के बारे में आज हम जानेंगे। तो मिट्टियाँ कई प्रकार की होती हैं, तो आज हम बारी बारी से उन मिट्टियों का प्रकार भी देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपकी काली मिट्टी के बारे में है। तो चलिए, कि काली मिट्टी को रेगोर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम आदि नामों से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को किस किस नाम से जाना था? रेगोर मिट्टी के नाम से, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम। ठीक है। भारत में रेगोर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। अगला पॉइंट है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। तो इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। अगला पॉइंट है आपका, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। अगला क्या है कि क्रेब्स के अनुसार रेगोर एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। काली मिट्टी के बारे में हम बात बताएं, और जब हम बचपन में थे तो जो काली मिट्टी है वो हम अपने आंगन में उसे बिछाने के लिए, डालने के लिए हम लाते थे। उससे होता क्या था, काली मिट्टी से अगर हम उसे गीली करके उसमें पहले तो फोड़ते थे उसको सूखी बारीक करके और उसे मिट्टी इस पर लेप देते थे उसी को, तो उससे ये होता था नीचे वाली जो मिट्टी है ना वो उखड़ती नहीं है उसकी वजह से और अच्छी तरह से वो जम जाती है। फिर उसके ऊपर पीली मिट्टी और जो जानवरों का जो हमारे यहाँ गाय भैंस होती है उसका जो गोबर होता है उसे मिला के उसमें हम चौका लगा देते हैं। बहुत अच्छा शानदार लगता है उसे देखने में। और आप लोगों के घर में भी आज भी शायद ये चीज़ें होती है। अब तो ये बहुत कम हो गई हैं, लेकिन आज भी गाँव में हैं ये चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत में जो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसका क्षेत्र है गुजरात में, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र और आपका इधर तमिलनाडु, थोड़ा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, पहले काली मिट्टी के बारे में हमने जाना, अब हम जानेंगे लेटेराइट मिट्टी के बारे में। इसका जो पहला पॉइंट क्या है कि लेटेराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो 1905 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया? वो था बुकानन, एफ बुकानन द्वारा किया गया। इनका नाम लैटिन भाषा के जो शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। भीगने पर ये मिट्टियाँ मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। ठीक है। ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? भारी वर्षा होने की वजह से तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। अगला क्या है कि लेटेराइट मिट्टियाँ आर्द्र प्रदेशों की बक्षालित मिट्टियाँ हैं।
जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटा नागौर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो केरल राज्य, जो कि मालाबार तटीय प्रदेश में, और इसके बाद महाराष्ट्र में है। अगला क्या है कि लेटेराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय हैं। ठीक है, जो लेटेराइट मिट्टियों का जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वो इस मैप के माध्यम से आप समझते सकते हैं। इधर मेघालय है, इधर आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और इधर आपका केरल कर्नाटका में भी पाया जाता है, और इधर महाराष्ट्र में भी, और इधर तमिलनाडु में भी इसका क्षेत्र इसका पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी का। आगे आपकी आती है दोमट या फिर जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये तीसरे नंबर की मिट्टी जिसको हम दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसके बारे में आज जानते हैं। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है उसी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। काट काट के जो नदियाँ अपने साथ बहा के जो मिट्टियाँ लाते हैं उसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। अगला है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं देश के 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। अगला, दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। दोमट मिट्टी में किसकी? नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अगला, फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ठीक है, फलीदार जो फसल हैं ये मिट्टियां सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं, जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। यह मिट्टी सामान्यतः यानी दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका एवं 20% गाल के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है जिस जिस राज्य में पाई जाती है उस मैप के अनुसार आप समझ सकते हैं। जो ब्लैक ब्लैक आपका पूरा हो रखा है ये वाला पार्ट, वो आपकी सारी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, अगला पॉइंट कि जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? पहला है नवीन जलोढ़ या फिर खादर मिट्टी कहते हैं। जिन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है और यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। ठीक है, अगला, प्राचीन जलोढ़ या बांगर। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर, कुछ ऊंचाई पर, तथा यहाँ मिट्टी का रंग गहरा पीला रक्ताभ भूरा पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय
प्रस्फुटन के कारण रेह का जमा मिलता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है, इसमें नियमित उर्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें उर्वर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसमें हम नियमित उर्वरकता हम डालना पड़ता है उसमें। अगला तीसरा क्या है? भावर। शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है। इसे भावर कहा जाता है। भावर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फास्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राड़ नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका मिट्टी, लगभग कई सारी और जो मिट्टी छोटे छोटे अलग अलग, उनके बारे में और हम देखते थे कुछ। तो पहला है कि लाल मिट्टियाँ। भारत में लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर एवं 26.8% क्षेत्र पर विस्तारित है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी में। ठीक है, इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। ये क्वेश्चन आता है कि लाल मिट्टियों का जो लाल रंग है वो किस कारण होता है, तो वह आपका फेरिक ऑक्साइड की वजह से। अगला पॉइंट, लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर पठार, झारखंड में पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टियाँ हिमालय क्षेत्र की घाटियों और एक ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ छिछली और अपरिपक्व हैं तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी अधिक होता है। ये मिट्टियाँ हल्की अम्लीय होती हैं। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टियाँ। अगला क्या है? मरुस्थलीय मिट्टियों का विकास शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र जो गुजरात में, कच्छ गुजरात में, दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त है, जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है नाइट्रोजन की कमी? मरुस्थलीय मिट्टियों में। ठीक है, अगला दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: एल्फा ड्राई बीन्स, गार्बेजी बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। अगला क्या है कि भारतीय प्रमुख मिट्टियाँ यहाँ दर्शाई गई हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टियाँ, जलोढ़ मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लैटरल मिट्टियाँ और बलुई मिट्टी, इनका अलग अलग क्षेत्र यहाँ दर्शाया गया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और आगे हमें क्या सुधार करना चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।